Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. गोंडवाना का खेरला मालवा के हिस्से में आया। एक्सटर्नल कॉन्क्वेस्ट के साथ साथ महमूद गावन ने इंटरनल रिफॉर्म्स भी किए। एक नजर डालते हैं उन पर भी। महमूद ने किंगडम को 8 प्रोविंसेस यानी तरफ्स में डिवाइड किया। हर तरफ को एक तरफदार गवर्न करता था। हर नोबल की सैलरी और ऑब्लिगेशंस फिक्स थे। 500 हॉर्सेस को मेंटेन करने के लिए हर नोबल को या तो सैलरी दी जाती थी या फिर लैंड दिया जाता था, जिसे जागीर बोलते थे। उन्हें जागीर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना अलाउड था। सुल्तान के एक्सपेंसेस के लिए खालिसा लैंड को सेपरेट रखा जाता था। महमूद आर्ट्स का ग्रेट पेट्रन था। बीदर में उसने एक मैग्निफिसेंट मदरसा यानी कॉलेज को बिल्ड करवाया। इस फाइन बिल्डिंग में कलर टाइल्स का यूज किया गया, जो एक पर्शियन इन्फ्लुएंस था और इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर के एवोल्यूशन में एक नया एलिमेंट था। यहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स को फ्री फूड और क्लोथ्स दिए जाते थे। बहामनी किंगडम के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्ट्राइफ अमंग द नोबल्स। 2 तरह के नोबल्स थे, एक जो लंबे समय से डेकनी थे यानी नेटिव मुस्लिम कॉन्वर्ट्स थे, और दूसरे जो फॉरेनर्स थे, स्पेशली फ्रॉम पर्शिया, जिनको अफाकीज या गरीब्स बोला जाता था। महमूद ने कंसीलिएशन कराना चाहा लेकिन फेल रहा। उसके अपोनेंट्स ने सुल्तान को मैनिपुलेट करके महमूद को 5 अप्रैल 1481 में एग्जीक्यूट करवा दिया। इसी के साथ साथ एक तरह से बहामनी किंगडम का भी एंड महमूद गावन के साथ ही हो गया। इसके बाद कुछ सालों तक अफाकीज और डेकनीज के बीच कोर्ट इंट्रीग्स चलते रहे और किंगडम वीक होता रहा। कलीमुल्ला बहामनीज के लास्ट प्रिंस बने और उसे हटाकर उसी के वजीर आमिल और बारिद ने बीदर में बारिद शाही डायनेस्टी की नींव रखी। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन तो दोस्तों, इस कहानी में हमने जाना साउथ इंडिया के फेमस बहामनी किंगडम के बारे में, और ये भी देखा कि अपने पूरे रूल में वो लगातार विजयनगर एम्पायर से कॉन्फ्लिक्ट में रहे। साउथ इंडिया की इन कॉन्फ्लिक्ट से एक बात साफ है कि साउथ इंडिया में स्ट्रगल का जो पैटर्न था वो रिलीजियस लाइंस पर बेस्ड नहीं था। पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस और ट्रेड एंड कॉमर्स पर कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट्स के मेन कारण थे। सेकेंडली, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की स्ट्रगल्स आपस में कंप्लीट आइसोलेशन में नहीं थी। जैसे कि हमने देखा कि मालवा और गुजरात को भी डेक्कन के कॉन्फ्लिक्ट्स में शामिल होना पड़ा। महमूद गावन की डेथ के बाद पार्टी स्ट्राइफ्स और भी इंटेंस हो गई। कई गवर्नर्स इंडिपेंडेंट हो गए। जल्द ही बहामनी किंगडम 5 प्रिंसिपैलिटीज में डिवाइड हो गया: गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार और बीदर। इनमें से अहमदनगर, बेरार और गोलकोंडा ने डेक्कन पॉलिटिक्स में आगे चलकर लीडिंग रोल प्ले किया, जब तक वो 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर में एब्जॉर्ब हुए। बहामनी किंगडम ने नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक कल्चरल ब्रिज का काम किया। इसके चलते एक यूनिक कल्चर डेवलप हुआ। इन कल्चरल ट्रेडिशंस को सक्सेसर स्टेट्स ने कंटिन्यू रखा और मुगल कल्चर के डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस किया। एडवेंट ऑफ बाबर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1526 में मुगल एम्पायर की शुरुआत इंडिया में हुई। दिल्ली सल्तनत के आखिरी रूलर इब्राहिम लोधी को बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट करके मुगल डायनेस्टी की स्थापना की। मुगल एम्पायर ने इंडिया में 200 सालों से ज्यादा के लंबे समय तक राज किया। पर क्या आप ये जानते हैं कि बाबर ने इंडिया को किन कंडीशंस में इन्वेड किया और क्यों किया? उसके रूल में हुए इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस क्या थे? तो दोस्तों, इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में। लेकिन बाबर के इन्वेजन को समझने के लिए हमें सेंट्रल एशिया से शुरुआत करनी होगी। उन सर्कमस्टेंसेस को समझना होगा जिनके चलते बाबर को इंडिया इन्वेड करना पड़ा। तो आइए चलते हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया एंड बाबर। कहानी शुरू होती है 15th सेंचुरी से, जब सेंट्रल और वेस्ट एशिया में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले। 14th सेंचुरी में मंगोल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और तैमूर ने अपना एम्पायर सेटअप किया। उसका एम्पायर लोअर वोल्गा रिवर से इंडस तक एक्सटेंड हो चुका था, जिसमें एशिया माइनर यानी मॉडर्न टर्की, ईरान, ट्रांसऑक्सियाना, अफगानिस्तान और पंजाब के कुछ पार्ट्स इंक्लूडेड थे। 1405 में तैमूर की डेथ हुई। ये वही तैमूर था जिसने 1398 में इंडिया को इन्वेड किया था
और तुगलक डायनेस्टी को डिसइंटीग्रेशन की तरफ ले गया। खैर, मिड 15th सेंचुरी में तिमुरिड्स का डिक्लाइन होना शुरू हो गया और उनके डिक्लाइन से दो नई पावर्स फोरफ्रंट में आई। नॉर्थ में उज़्बेक्स, जो कि एक टर्को मंगोल ट्राइब थी, और वेस्ट में सफाविड्स, जिसने ईरान को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। ईरान के वेस्ट में ऑटोमन टर्क्स की पावर भी बढ़ रही थी। इन तीन एम्पायर्स यानी उज़्बेक्स, सफाविड्स और ऑटोमन्स में कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल था। 1494 में 12 साल की एज में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने फरगाना पर सक्सीड किया, जो कि ट्रांस ऑक्सियाना में एक छोटा सा स्टेट था। बाबर तैमूर और चंगेज खान का डिसेंडेंट था और चगताई टर्किक ओरिजिन का था। बाबर का बर्थ 1483 में आंदीजान फरगाना वैली में हुआ, जो कि आज के उज़्बेकिस्तान में है। बाबर के फादर उमर शेख मिर्जा फरगाना के गवर्नर थे और बाबर उनका एल्डेस्ट सन था। उज़्बेक चीफ शैबानी खान ने बाबर को डिफीट करके समरकंद पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से बाबर को 1504 में काबुल की तरफ जाना पड़ा और उसे कॉन्कर किया। बाबर ने अपना होमलैंड वापस हासिल करना चाहा, लेकिन अफसोस उसे नाकामी ही मिली। हेरात और खुरासान को कॉन्कर करने के लिए अब उज़्बेक्स और सफाविड्स में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें सफाविड्स की विक्ट्री हुई। इसके बाद बाबर ने इरानियन फोर्सेस की मदद से दोबारा समरकंद को रिकवर करने की कोशिश की। बाबर को समरकंद का राजा बना दिया गया, लेकिन इस शर्त पर कि वो इंडिपेंडेंट रूलर न होकर एक इरानियन प्रोविंस का गवर्नर होगा। इसी बीच उज़्बेक्स ने खुद को डिफीट से रिकवर किया और फिर से बाबर को 1512 में डिफीट किया, जिसके चलते बाबर को वापस काबुल आना पड़ा। इसके बाद ऑटोमन टर्क्स ने फाइनली सफाविड्स को डिफीट किया और ट्रांस ऑक्सियाना वापस उज़्बेक्स के रूल में चला गया, जिसकी वजह से बाबर के लिए एक बार फिर उज़्बेक्स थ्रेट बन गए। इन डेवलपमेंट्स ने बाबर को इंडिया की तरफ एक्सपैंड करने पर मजबूर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाबर के इंडियन कॉन्क्वेस्ट के बारे में। कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। सेंट्रल एशिया के दूसरे इन्वेडर्स की तरह बाबर भी इंडिया की फैबुलस वेल्थ से अट्रैक्टेड था। बाबर के एंसेस्टर तैमूर ने न सिर्फ इंडिया में प्लंडर किया, बल्कि पंजाब के कुछ एरियाज को एनेक्स भी किया था। कई जेनरेशंस तक ये एरियाज तैमूर के सक्सेसर्स के पोजीशन में रहे। जब बाबर ने अफगानिस्तान को कॉन्कर किया तो उसको ऐसा फील हुआ कि इन एरियाज पर उसका लेजिटिमेट राइट है। पंजाब पर नजर रखने का एक और कारण था। काबुल में स्टेट इनकम बहुत ही कम थी, क्योंकि ये रीजन एक सेमी एरिड रीजन था जहां सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कम थे। हिस्टोरियन अबुल फजल बताते हैं कि बदाख्शान, कांधार और काबुल की इनकम इतनी भी नहीं थी जिससे आर्मी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सकें। इस मीगर इनकम से उसके बेग्स और किंग्समैन को भी इनकम देना मुश्किल था। उज़्बेक डेंजर के चलते बाबर इंडिया को एक रेफ्यूज की तरह भी कंसिडर कर रहा था। अब देखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ऐसे क्या डेवलपमेंट्स हुए जिसने बाबर को इंडिया में एंट्री का मौका दिया। डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन बाबर की एंट्री के लिए फ्रूटफुल थी। 1517 में सुल्तान सिकंदर लोदी की डेथ हुई और उनको इब्राहिम लोदी ने सक्सीड किया। स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बनाने के इब्राहिम लोदी के एफर्ट ने अफगान चीफ्स और राजपूत्स दोनों को अलार्म्ड कर रखा था। पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी सबसे पावरफुल अफगान चीफ था। भीरा के फ्रंटियर ट्रैक्ट्स को एनेक्स करके सुल्तान के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के साथ ही वो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहता था। 1518-19 में बाबर ने भीरा के पावरफुल फोर्ट को कॉन्कर किया और दौलत खान और इब्राहिम लोधी को पैगाम भिजवाए। इस पैगाम में टर्क्स के एरियाज जैसे पंजाब को सीड करने की बात कही गई, लेकिन दौलत खान ने बाबर के ऑनवॉय को डिटेन कर लिया। बाबर को किसी कारण से काबुल वापस जाना पड़ा, जिसके चलते दौलत खान ने फिर से भीरा को कैप्चर कर लिया। 1520-21 में बाबर ने फिर से इंडस क्रॉस करके भीरा और सियालकोट को इजीली कैप्चर कर लिया। इसी बीच कांधार में हुई एक रिवोल्ट को सप्रेस करके बाबर ने फिर से इंडिया पर ध्यान केंद्रित किया। शुरू में दौलत खान बाबर को रिपल्स करता रहा, लेकिन अब उसको लगा कि बाबर स्ट्रांग है। यही वो समय था जब दौलत खान ने अपने सन दिलावर खान की लीडरशिप में बाबर के पास एक एम्बेसी भेजी और बाबर को इंडिया में इनवाइट किया और इब्राहिम लोदी को डिस्प्लेस करने को सजेस्ट किया। ऐसा पॉसिबल है
कि इसी दौरान राणा सांगा ने भी बाबर को एक मैसेंजर भेजा और इंडिया को इन्वेड करने के लिए इनवाइट किया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 20 अप्रैल 1526। 1525 में पंजाब कॉन्कर करने के बाद बाबर ने दिल्ली की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच अब कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल था। दोनों आर्मीज का आमना सामना पानीपत में हुआ। बाबर की आर्मी न्यूमेरिकली इंफीरियर थी। इंडिया में गन पाउडर का इस्तेमाल ग्रेजुअली डेवलप हो रहा था। यानी इंडिया में गन पाउडर तो नोन था, लेकिन आर्टिलरी में उसका इस्तेमाल बाबर के आने के बाद ही कॉमन हुआ। सुल्तान इब्राहिम लोधी बाबर की स्ट्रैटेजी से वाकिफ नहीं थे। अर्ली सेटबैक्स के बाद भी सुल्तान ने वैलियंटली फाइट किया, लेकिन उनकी डेथ हुई और बाबर की विक्ट्री। बैटल ऑफ पानीपत को इंडियन हिस्ट्री की एक डिसाइसिव बैटल कहा जाता है। इस बैटल ने लोधी पावर को तोड़ा और दिल्ली और आगरा तक के रीजन को बाबर के कंट्रोल में लाया। बाबर अब दिल्ली का एम्परर बना। आगरा में स्टोर्ड ट्रेजर्स ने बाबर को उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से रिलीव कर दिया। अब उसके सामने जौनपुर तक की रिच टेरिटरी ओपन थी, लेकिन अभी उसको 2 हार्ड फॉट बैटल्स का सामना भी करना था। एक मेवाड़ के राणा सांगा के अगेंस्ट और दूसरी ईस्टर्न अफगान्स के अगेंस्ट। इसके बाद ही वो इस रीजन पर अपना कंट्रोल कंसोलिडेट कर पाता। इस एंगल से देखा जाए तो बैटल ऑफ पानीपत इतना डिसाइसिव भी नहीं था, लेकिन ये सच है कि इस बैटल ने नॉर्थ इंडिया के डोमिनेशन के एक नए फेज की शुरुआत की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत के बाद बाबर को क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बैटल ऑफ खानवा की। बैटल ऑफ खानवा। बाबर के बेग्स यानी कमांडर्स इतनी लंबी कैंपेन के लिए रेडी नहीं थे। हॉट वेदर के स्टार्ट होते ही उनकी मिसगिविंग्स बढ़ गई थी। वो एक स्ट्रेंज और हॉस्टाइल लैंड में थे। बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में बताते हैं कि इंडिया के लोगों ने रिमार्केबल हॉस्टिलिटी का प्रदर्शन किया। बाबर को यह मालूम था कि सिर्फ इंडिया के रिसोर्सेज ही अब उसको एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर एस्टैब्लिश करने में मदद कर सकते हैं, और उसके बेग्स को सेटिस्फाई भी इसी से किया जा सकता है। इसके चलते बाबर ने एक फर्म स्टैंड लिया और इंडिया में रुकने का डिसीजन लिया, और जो बेग्स वापस जाना चाहते हैं उनको वापस काबुल जाने की परमिशन दी। बाबर का इंडिया में रहने का यह डिसीजन अब उन्हें राणा सांगा से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में लाया। राणा सांगा ने मालवा के गवर्नर महमूद खलजी को डिफीट करके अपना इन्फ्लुएंस आगरा के पास एक स्मॉल रिवर पेलिया खार तक एक्सटेंड कर दिया था। इंडो गैंजेटिक वैली में बाबर के एम्पायर के एस्टैब्लिश होने से राणा सांगा के लिए थ्रेट पैदा हो गया। राणा सांगा ने बाबर को एक्सपेल करने के लिए या एटलीस्ट पंजाब तक कन्फाइन करने की प्रेपरेशंस चालू की। बाबर ने सांगा को अग्रीमेंट ब्रीच करने के लिए अक्यूज किया। बाबर का कहना था कि सांगा ने उसे इंडिया इनवाइट किया और इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट ज्वाइन करने का प्रॉमिस किया था। सांगा के प्रॉमिसेस के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि उन्होंने ये होप किया होगा कि तैमूर की तरह बाबर भी दिल्ली को सैक करने के बाद विथड्रॉ कर लेंगे, लेकिन इंडिया में रहने के बाबर के डिसीजन ने सिचुएशन बदल दी। कई अफगान्स इंक्लूडिंग इब्राहिम्स यंगर ब्रदर महमूद लोधी राणा सांगा के पास मदद के लिए गए, इस होप में कि अगर सांगा की विक्ट्री हुई तो दिल्ली का थ्रोन रीगेन कर सके। मेवात के हसन खान मेवाती ने भी सांगा की तरफ से आर्मी ज्वाइन की। लगभग सभी राजपूत रूलर्स ने राणा सांगा की मदद करने के लिए कंटिंजेंट्स भेजे। बयाना जैसे मुगल पोस्ट्स के अगेंस्ट राणा सांगा की अर्ली सक्सेसेस ने बाबर के सोल्जर्स को डीमोरलाइज कर दिया। उनको रैली करने के लिए बाबर ने सांगा के खिलाफ वॉर को जिहाद घोषित किया। बाबर ने वाइन के सेल और परचेस को बैन कर दिया और मुस्लिम्स पर लगाए जाने वाले कस्टम्स टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया। इस बैकग्राउंड में 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुई। खानवा राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इस बैटल में भी बाबर की आर्मी इंफीरियर नंबर्स में थी। पानीपत के बैटल की सेम स्ट्रैटेजी का यूज करके बाबर ने सांगा को डिफीट किया विद ग्रेट स्लॉटर। राणा सांगा एस्केप कर गए और बाबर के खिलाफ दोबारा कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके नोबल्स ने ही उनको पॉइजन दे दिया। इस तरह से राजस्थान के मोस्ट वैलियंट वॉरियर की डेथ हो गई। बैटल ऑफ खानवा की विक्ट्री के बाद बाबर ने दिल्ली आगरा में अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली। इसके बाद
ग्वालियर, धौलपुर एक्सेट्रा जैसे फोर्ट्स को कॉन्कर करके बाबर ने फर्दर एक्सपेंशन किया। हसन खान मेवाती से अलवर के लार्ज पार्ट्स को भी एनेक्स किया। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के राजपूत्स को डिफीट करके उसको कैप्चर किया। इस डिफीट में राजपूत स्टेट की सभी वुमेन ने जौहर परफॉर्म किया। ईस्टर्न यूपी में अफगान्स की बढ़ती एक्टिविटीज के चलते बाबर को इस रीजन में अपनी फर्दर कैंपेन्स को रोकना पड़ा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाबर और अफगान्स के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। दी अफगान्स। भले ही अफगान्स को डिफीट पहले ही कर दिया गया था, लेकिन अभी उनको मुगल रूल में रेकनसाइल नहीं किया गया था। ईस्टर्न यूपी अभी भी अफगान चीफ्स के डोमिनेशन में था। इन चीफ्स का एलिजेंस तो बाबर की तरफ था, लेकिन वो मुगल रूल को नॉक ऑफ करने के लिए प्रिपेयर्ड थे। अफगान सरदार्स के पास बंगाल के रूलर नुसरत शाह की बैकिंग थी। कुछ समय पहले अफगान्स ने ईस्टर्न यूपी से मुगल ऑफिशियल्स को बाहर निकाला था और कन्नौज तक पहुंच गए थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी वीकनेस थी लैक ऑफ अ पॉपुलर लीडर। इसी समय इब्राहिम लोदी का ब्रदर महमूद लोदी बिहार पहुंचा। अफगान्स ने उसको अपना रूलर अनाउंस कर दिया और उसके अंडर स्ट्रांग हो गए। इस थ्रेट को बाबर इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए 1529 में वो आगरा छोड़कर ईस्ट के लिए निकला। गंगा को क्रॉस करके बनारस के पास घाघरा रिवर की क्रॉसिंग में बाबर ने अफगान्स और नुसरत शाह की कंबाइंड आर्मीज को फेस किया। भले ही बाबर ने बंगाल और अफगान आर्मीज को रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया, उसकी डिसाइसिव विक्ट्री नहीं हुई। सेंट्रल एशिया में डेवलप हुई कुछ सिचुएशंस की वरी और खुद की इलनेस के कारण बाबर ने अफगान्स के साथ एक अग्रीमेंट करने का डिसाइड किया। बाबर ने बिहार पर सुजरेनिटी का एक वेग क्लेम किया और अफगान चीफ्स के हाथों में ही छोड़ दिया। बंगाल के नुसरत शाह के साथ भी बाबर ने एक ट्रीटी की और आगरा लौट गया। कुछ समय बाद ही काबुल जाते समय लाहौर में बाबर की डेथ हो गई। तो दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने देखा कि किस तरह सेंट्रल और वेस्ट एशिया में हुई पॉलिटिकल सिचुएशंस के चलते बाबर ने इंडिया को इन्वेड किया। फिर हमने देखा बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ खानवा के बारे में, जिनके बाद बाबर ने इंडिया में मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश किया और कंसोलिडेट किया। फिर हमने ब्रीफ में देखा कि कैसे एम्परर बाबर ने अफगान प्रॉब्लम से एम्पायर को सेव किया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाबर के एडवेंट के क्या सिग्निफिकेंस थे। सिग्निफिकेंस ऑफ बाबर्स एडवेंट इनटू इंडिया। बाबर का एडवेंट कई मायनों में सिग्निफिकेंट था। फर्स्ट सेंचुरी के कुशान एम्पायर के डाउनफॉल के बाद पहली बार काबुल और कांधार नॉर्थ इंडिया के किसी एम्पायर का पार्ट बने, क्योंकि ये पार्ट्स सभी इंडियन इन्वेजन्स के एक तरह से स्टेजिंग प्लेसेस थे। इनको डोमिनेट करके बाबर और उनके सक्सेसर्स ने 200 साल तक इंडिया को एक्सटर्नल इन्वेजन से सिक्योरिटी प्रोवाइड की। इकोनॉमिकली भी अगर देखें तो काबुल और कांधार के कंट्रोल से इंडिया का फॉरेन ट्रेड मजबूत हुआ, क्योंकि ईस्ट में चाइना के लिए और वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी पोर्ट्स के लिए जाने वाली सभी कैरावान्स का स्टार्टिंग पॉइंट यही दो सिटीज थी। ट्रांस एशियन ट्रेड का एक बड़ा शेयर अब इंडिया के हाथ में था। लोदीज और राजपूत कन्फेडरेसी की पावर को ब्रेक करके बाबर ने इस रीजन का बैलेंस ऑफ पावर डिस्ट्रॉय कर दिया। एक ऑल इंडिया एम्पायर को एस्टैब्लिश करने में ये एक लंबा कदम था। बाबर ने इंडिया में वॉरफेयर के एक नए मोड को इंट्रोड्यूस किया। गन पाउडर इंडिया में पहले से नोन होने के बाद भी बाबर ने आर्टिलरी और कैवलरी के स्किल्ड कॉम्बिनेशन की पावर को शो किया। इसके बाद इंडिया में गन पाउडर रैपिडली पॉपुलर हुआ। क्योंकि आर्टिलरी एक्सपेंसिव थी, इसलिए उसे सिर्फ बड़े रिसोर्सेज वाले किंगडम्स ही अफोर्ड कर सकते थे। यानी अब स्मॉल किंगडम्स के एरा का एंड हुआ। फिरोज तुगलक की डेथ के बाद क्राउन की प्रेस्टीज इरोड हो गई थी, जिसको बाबर ने अपने मिलिट्री मेथड्स और पर्सनल कॉन्डक्ट से री एस्टैब्लिश किया। अफगान्स के बीच ट्राइबल इंडिपेंडेंस और इक्वालिटी के कारण कोई भी एम्परर क्राउन की प्रेस्टीज को एस्टैब्लिश नहीं कर पाया, लेकिन बाबर एशिया के मोस्ट फेमस वॉरियर्स चंगेज और तैमूर का डिसेंडेंट था। इसीलिए उसका कोई भी नोबल उसके इक्वल का स्टेटस क्लेम नहीं कर सकता था। सिर्फ एक तैमूरिद प्रिंस ही उसको चैलेंज कर सकता था। आइए अब देखते हैं बाबर के पर्सनल कैरेक्टर और उसकी कुछ कोर्ट पॉलिसीज के बारे में। पर्सनल अकाउंट एंड कंक्लूजन। दोस्तों, बाबर एक अच्छा कंपेनियन था
और एक स्टर्न डिसिप्लिनेरियन भी। अपने बेग्स का अच्छे से ख्याल रखता था और उनकी कई गलतियों को माफ करने के लिए तत्पर रहता था जब तक वो डिसलॉयल नहीं होते थे। अफगान्स और इंडियन नोबल्स की तरफ भी वो सेम एटीट्यूड रखता था। लेकिन बाबर की क्रूरटी के किस्से भी कम नहीं है। कई ओकेजन्स पर उसने अपने ओपोनेंट्स के स्कल्स का टावर बनवाया। लेकिन उसकी ये क्रूरटीज को उन हार्श टाइम्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए जिसमें बाबर रहा। एक ऑर्थोडॉक्स सुन्नी होते हुए भी बाबर ना ही बिगटेड था और न ही किसी रिलीजियस डिवाइन से इन्फ्लुएंस्ड। ऐसे समय में जब ईरान और तुरान में शियाज और सुन्नीस के बीच बिटर सेक्टेरियन राइफ थी, बाबर का कोर्ट किसी भी तरह की सेक्टेरियन और थियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से फ्री रहा। बाबर पर्शियन और अरबिक में डीपली लर्नेड था और टर्किश लैंग्वेज का फेमस राइटर भी। उसकी मेमोआ तेजू के बाबरी वर्ल्ड लिटरेचर का एक क्लासिक कंसिडर किया जाता है। उसके अदर वर्क्स में मसनवी इंक्लूडेड है और उसने एक सूफी के वर्क का टर्किश ट्रांसलेशन भी किया। वो फेमस पोएट्स और आर्टिस्ट से हमेशा टच में रहा। बाबर एक कीन नेचुरलिस्ट था जिसने इंडिया के फ्लोरा और फौना को डिटेल में डिस्क्राइब किया। गार्डन्स के ट्रेडिशन को भी उसने ही इस्टेब्लिश किया जिसमें बहता पानी होता था। फाइनली देखें तो बाबर ने स्टेट के एक न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जो क्राउन के स्ट्रेंथ और प्रेस्टीज पर बेस्ड था, जिसमें कोई भी रिलीजियस और सेक्टेरियन बिगेटरी नहीं थी और कल्चर और फाइन आर्ट्स को केयरफुली इनकरेज किया जाता था। इसी तरह बाबर ने अपने सक्सेसर्स के लिए प्रेसिडेंट और डायरेक्शन प्रोवाइड किया। हुमायूं एंड द सूर एम्पायर। दोस्तों, अभी तक की कहानी में आपने देखा कि कैसे लोधी डायनेस्टी और उसके साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। पहले मुगल एम्परर बाबर ने लोधी डायनेस्टी के आखिरी रूलर इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट करके इंडिया में मुगल रूल की शुरुआत की। इसके बाद बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को डिफीट करके बाबर ने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट किया। 1530 में बाबर की डेथ के बाद उसके बेटे हुमायूं ने सक्सीड किया। आज इस कहानी में हम हुमायूं के रेन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे हुमायूं ने मुगल एम्पायर को फर्दर एक्सपैंड किया। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह शेर शाह सूरी ने मुगल्स को डिफीट करके कुछ समय के लिए सूर डायनेस्टी को दिल्ली में एस्टैब्लिश किया। आइए सबसे पहले देखते हैं हुमायूं के रूल के बारे में। हुमायूं ने दिसंबर 1530 में बाबर को 23 साल की उम्र में सक्सीड किया, जब एम्पायर पूरी तरह से कंसोलिडेट भी नहीं हुआ था और फाइनेंसेस भी कमजोर हो चुके थे। अफगान्स को अभी सबड्यू करना बाकी था, जो मुगल्स को इंडिया से भगाने का मौका ढूंढ रहे थे। और दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तिमुरिद ट्रेडिशन, जिसमें एम्पायर को भाइयों के बीच बांट दिया जाता था। बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों से प्यार से डील करने की सलाह दी थी, लेकिन वो एम्पायर को पार्टीशन करने के फेवर में नहीं था, क्योंकि ऐसा करना एक इन्फेंट मुगल एम्पायर के लिए डिजास्टर्स साबित होता। तो हुमायूं के सामने सबसे पहली प्रॉब्लम थी इंटरनल रिबेलियन, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय हुमायूं। दोस्तों, जब हुमायूं ने आगरा में थ्रोन संभाला, तब एम्पायर में काबुल और कांधार इंक्लूडेड थे और बदख्शां पर लूज कंट्रोल था, जो हिंदू कुश माउंटेन्स के बियॉन्ड था। काबुल और कांधार हुमायूं के छोटे भाई कामरान मिर्जा के अंडर था। कामरान इन पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया से खुश नहीं था, तो उसने लाहौर और मुल्तान पर मार्च करके उनको कैप्चर कर लिया। हुमायूं, जो इस समय अफगान्स को सबड्यू करने में बिजी था, सिविल वॉर नहीं चाहता था, इसलिए उसने कामरान के इस मूव को एक्सेप्ट कर लिया। बदले में कामरान ने हुमायूं की सुज़रेनिटी एक्सेप्ट की और जरूरत पड़ने पर मदद करने का वादा किया। कामरान के एक्शन से ये डर था कि हुमायूं के बाकी भाई भी कहीं रिबेलियन न कर दें, लेकिन कामरान को फॉर्मली ये टेरिटरीज देकर हुमायूं ने कुछ समय के लिए अपने वेस्टर्न फ्रंटियर्स की प्रॉब्लम से रिलेटिवली फ्री हो गया था। अब वो फ्रीली अपना अटेंशन ईस्टर्न पार्ट्स में दे सकता था। इंटरनल रिबेलियन के बाद हुमायूं के सामने दो प्रॉब्लम्स थी। ईस्ट में तेजी से बढ़ रही अफगान्स की पावर और गुजरात में लगातार बढ़ रही बहादुर शाह की पावर और उसका इन्फ्लुएंस। हुमायूं ने इन दो प्रॉब्लम्स में से अफगान प्रॉब्लम को ज्यादा सीरियस डेंजर माना, इसलिए 1532 में पंजाब के दादरा में हुई एक बैटल में उसने अफगान फोर्सेस को डिफीट किया, जो बिहार को कॉन्कर कर चुके थे और जौनपुर को ओवररन कर दिया था। इस जीत के बाद हुमायूं ने चुनार फोर्ट पर सीज किया,
जो आगरा और ईस्ट के लैंड और रिवर रूट पर कमांड करता था। इस फोर्ट को गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी कहा जाता था। हुमायूं के सीज के कुछ समय पहले ही यह फोर्ट शेर खान के पोजीशन में आया, जो कि सबसे पावरफुल अफगान सरदार था। 4 महीने चले इस सीज के बाद शेर खान ने यह प्रॉमिस किया कि वो मुगल्स के लॉयल रहेंगे और ये रिक्वेस्ट की कि फोर्ट का पोजीशन उसके पास ही रहने दिया जाए। हुमायूं मान गया, क्योंकि गुजरात के बहादुर शाह की बढ़ती पावर के कारण वो आगरा जाने के लिए एंग्शियस था। बहादुर शाह एक एबल और एम्बिशियस रूलर था, जो कि ऑलमोस्ट हुमायूं की ही एज का था। 1526 में थ्रोन पर बैठने के बाद शाह ने सबसे पहले मालवा कॉन्कर किया। उसके बाद उसने राजस्थान की तरफ रुख किया और चित्तौड़ को सीज कर लिया। जल्द ही राजपूत डिफेंडर्स की हालत खराब हो गई और राजपूत ने हुमायूं से हेल्प मांगी। हुमायूं आगरा से ग्वालियर पहुंचा। मुगल इंटरवेंशन के फेयर से बहादुर शाह ने राणा रतन सिंह II के साथ एक ट्रीटी साइन की और फोर्ट राणा के हाथ में छोड़ दिया। राणा रतन सिंह राणा सांगा के बेटे थे। इसके बदले में वो राणा से ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश और काइन लेकर गया। तो इस तरह हुमायूं ने दोनों प्रॉब्लम से कुछ समय के लिए छुटकारा पा लिया। अगले 1 से 1.5 साल तक हुमायूं ने दिल्ली में एक नई सिटी बनवाई, जिसका नाम रखा दीन पनाह। इस दौरान उसने कई ग्रैंड फीस्ट और फेस्टिविटीज करवाई। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि हुमायूं ने यह समय अननेसेसरीली वेस्ट किया, और जबकि दूसरी तरफ शेर खान लगातार अपनी पावर बढ़ा रहा था। लेकिन दीन पनाह दोस्तों और दुश्मनों दोनों को ही इंप्रेस करने के लिए बनाई गई थी, और फ्यूचर में अगर बहादुर शाह आगरा को कैप्चर कर लेता तो दीन पनाह सेकेंड कैपिटल की तरह सर्व कर पाती। इन सब के चलते बहादुर शाह अजमेर और ईस्टर्न राजस्थान को कैप्चर कर चुका था। बहादुर शाह के साथ स्ट्रगल अभी भी एक बड़ा चैलेंज था। बहादुर शाह ने अपने कोर्ट में उन सभी लोगों को रेफ्यूज दिया जो या तो मुगल से डरते थे या नफरत करते थे। उन्होंने ततार खान, इब्राहिम लोधी का एक कजन, उसको आर्म्स और मेन सप्लाई किए। ततार खान आगरा को इन्वेड करना चाहता था। हुमायूं ने ततार खान के चैलेंज को इजीली डिफीट कर दिया। ततार को मारने के बाद हुमायूं ने अब बहादुर शाह के थ्रेट को हमेशा के लिए खत्म करने की ठानी। सबसे पहले हुमायूं ने मालवा को इन्वेड किया। इस स्ट्रगल में हुमायूं ने कंसिडरेबल मिलिट्री स्किल और रिमार्केबल पर्सनल वैलर का प्रदर्शन किया। मुगल से डर के बहादुर शाह ने चित्तौड़ को छोड़कर पहले मंदसौर में कैंप लगाया। उसके बाद हुमायूं ने शाह को मांडू जाने पर मजबूर कर दिया, और फिर जब 1535 में हुमायूं ने मांडू के फोर्ट्रेस को कैप्चर कर लिया तो शाह चंपानेर भाग गया। 1535 में ही हुमायूं ने चंपानेर को भी कैप्चर कर लिया, जिसके बाद शाह पहले अहमदाबाद और फिर काठियावाड़ भाग खड़ा हुआ। इस तरह हुमायूं ने मालवा और गुजरात को कैप्चर कर लिया। जितनी जल्दी हुमायूं ने इनको कैप्चर किया, उतनी ही जल्दी दोनों रीजन्स को गंवा भी दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात के लोगों को गुजराती रूल के लिए काफी डीप अटैचमेंट थी। हुमायूं ने अपने छोटे भाई अस्करी को गुजरात सौंप दिया था, जो इनएक्सपीरियंस्ड था, और उसके मुगल नोबल्स भी डिवाइडेड थे। बहादुर शाह ने इस दौरान अपनी पावर रिवाइव की और अपने नोबल्स की मदद से उसने कई पॉपुलर अपराइजिंग्स और मिलिट्री एक्शंस को अंजाम दिया, जिसके चलते अस्करी ने वापस आगरा जाने का डिसीजन लिया। इस दौरान हुमायूं मांडू में था। आगरा के कैप्चर होने के डर से हुमायूं भी वापस आगरा लौट गया। इस तरह गुजरात और मालवा दोनों ही हुमायूं के हाथ से चले गए। वैसे हुमायूं की गुजरात कैंपेन एक कंप्लीट फेलियर नहीं थी। भले ही इस कैंपेन ने मुगल टेरिटरीज का एक्सपेंशन नहीं किया, लेकिन बहादुर शाह की तरफ से होने वाले थ्रेट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब हुमायूं अपने सारे रिसोर्सेस शेर खान और अफगान से स्ट्रगल की तरफ डाइवर्ट कर सकता था। कुछ समय बाद ही बहादुर शाह पोर्चुगीज के साथ किसी स्कफल में मारा गया, और इस तरह बचे हुए डेंजर का भी अंत हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शेर खान के बारे में। शेर खान। हुमायूं का मालवा कैंपेन 1535 से 1537 तक चला, और इस दौरान शेर खान ने अपनी पोजीशन फर्दर स्ट्रेंथन कर ली थी। उसने खुद को बिहार का मास्टर बना लिया था, और अफगान्स उनके साथ ही रैली कर रहे थे। भले ही शेर खान ने मुगल्स की तरफ अपनी लॉयल्टी शो की, लेकिन मुगल्स को एक्सपेल करने की सिस्टमैटिक प्लानिंग वो कर रहा था। उसने एक लार्ज और एफिशिएंट आर्मी रिक्रूट की थी, जिसमें उसकी मदद बहादुर शाह ने भी की। उसकी आर्मी में 1200 हाथी थे,
हुमायूं के आगरा लौटने के तुरंत बाद ही शेर खान ने बंगाल के राजा को डिफीट किया और 13 लाख गोल्ड कॉइन्स ले लिए। हुमायूं अब एक नई आर्मी के साथ शेर शाह के अगेंस्ट मार्च पर निकला और लगभग 1537 के एंड में चुनार पर सीज कर लिया। उसको ये रियलाइज हुआ कि इतने पावरफुल फोर्ट को छोड़ना डेंजरस होगा, क्योंकि उससे आगरा से लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेक होगा। बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी हुमायूं को 6 महीने लगे इस फोर्ट को कैप्चर करने में, जिससे हुमायूं की वीकनेस का पता चलता है। इस दौरान शेर खान ने रोहतास के फोर्ट को कैप्चर किया और अपनी फैमिली को वहां सेफ छोड़ दिया। इसके बाद शेर खान ने दूसरी बार बंगाल को इन्वेड किया और उसकी कैपिटल गौर को कैप्चर कर लिया। इस तरह शेर खान ने हुमायूं को कंप्लीटली आउट मैन्यूवर कर दिया। हुमायूं को यह समझ जाना चाहिए था कि अभी वो शेर खान से मिलिट्री चैलेंज की पोजीशन में नहीं था। गौर पर विक्ट्री के बाद शेर खान ने हुमायूं को बिहार सरेंडर करने का ऑफर दिया। बदले में उसको बंगाल रिटेन करने दिया जाए और 10 लाख दिनार्स का एक एनुअल ट्रिब्यूट भी एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन हुमायूं बंगाल को शेर खान के हाथ में छोड़ने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि बंगाल लैंड ऑफ गोल्ड था, जो मैन्युफैक्चरर्स में रिच था और फॉरेन ट्रेड का भी सेंटर था। बंगाल के फॉर्मर किंग ने भी हुमायूं से कॉन्क्वेस्ट की रिक्वेस्ट की। इसके चलते हुमायूं बंगाल की तरफ मार्च कर गया, जो कि एक डिजास्टर साबित होने वाला था। शेर खान बंगाल छोड़कर साउथ बिहार में आ गया और हुमायूं को बंगाल में फंसाकर उसकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दिया। हुमायूं ने वहां लॉ एंड ऑर्डर सेटअप करने का ट्राई किया, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इन सब के चलते हुमायूं के छोटे भाई हिंडाल मिर्जा ने उसकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया। हिंडाल ने खुद को आगरा में क्राउन अस्यूम करा लिया। 3-4 महीने रुकने के बाद हुमायूं आगरा की तरफ निकल पड़ा और गौर में एक छोटे गैरिसन को छोड़ दिया। बक्सर के पास चौसा तक उसकी आर्मी पहुंच चुकी थी। इस दौरान उसका भाई कामरान मिर्जा लाहौर से आगरा पहुंचा हिंडाल के रिबेलियन को रोकने के लिए। डिसलॉयल न होते हुए भी कामरान ने हुमायूं के लिए रीइंफोर्समेंट्स नहीं भेजे, जिससे शायद सिचुएशन मुगल्स के फेवर में हो सकती थी। लेकिन हुमायूं अभी भी शेर खान के अगेंस्ट सक्सेस में कॉन्फिडेंट था। पीस के लिए एक ऑफर से मिसलेड होकर हुमायूं ने कर्म नसा रिवर के ईस्टर्न बैंक को क्रॉस करके अफगान हॉर्समैन को अटैक का चांस दे दिया। हुमायूं ने इस बार न सिर्फ खराब पॉलिटिकल सेंस बल्कि खराब जनरलशिप का भी प्रमाण दिया। हुमायूं जैसे तैसे जान बचाकर बैटलफील्ड से भाग निकला। शेर खान के हाथ इमेंस वॉर गेन्स लग गए। करीब 7,000 मुगल सोल्जर्स और कई प्रोमिनेंट नोबल्स को मार दिया गया। मार्च 1539 में हुई इस बैटल ऑफ चौसा में मुगल्स की हार को सिर्फ तिमुरिद प्रिंसेस की यूनिटी ही रोक सकती थी। हुमायूं की जनरलशिप में कॉन्फिडेंस खोकर उसके भाई कामरान ने अपनी फोर्स को भेजने से इनकार कर दिया। कामरान वापस लाहौर लौट गया अपनी आर्मी के साथ। आगरा में जल्दबाजी में इकट्ठी की गई आर्मी शेर खान की आर्मी के लिए कोई मैच नहीं थी। मई 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुई और इसी बैटल ने मुगल्स और शेर खान के बीच की टसल को डिसाइड किया। इस बैटल में हारकर हुमायूं अब सिर्फ एक प्रिंस रह गया था, बिना किसी किंगडम के। सिंध और उसके आसपास के रीजन्स में वो 2 से 2.5 साल तक भटकता रहा, लेकिन न ही सिंध और न ही मारवाड़ के पावरफुल रूलर मालदेव ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इवन उसके भाइयों ने भी मदद नहीं की, बल्कि उसको मारने और इम्प्रिजन करने का ट्राई किया। अल्टीमेटली हुमायूं ने इरानियन किंग के कोर्ट में शेल्टर लिया और 1545 में काबुल और कांधार को कामरान से वापस कैप्चर कर लिया। हुमायूं की लाइफ एक अद्भुत लाइफ रही, जहां उसने रिचेस से लेकर रैग्स तक का सफर किया और फिर वापस रैग्स से रिचेस तक पहुंचा। 1555 में सूर एम्पायर के ब्रेकअप के बाद हुमायूं ने दिल्ली को वापस रिकवर कर लिया, लेकिन लंबे समय तक वो अपनी इस विक्ट्री को एंजॉय नहीं कर पाया। 1556 में एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। हुमायूं की चहेती वाइफ बेगा बेगम ने हुमायूं की याद में दिल्ली में हुमायूंस टूम का कंस्ट्रक्शन करवाया। इस टूम का सबसे रिमार्केबल फीचर है मार्बल का मैग्निफिसेंट डोम। इस बिल्डिंग ने नॉर्थ इंडिया में आर्किटेक्चर की स्टाइल का एक नया फेज चालू किया। मुगल आर्किटेक्चर की चर्चा हम अलग से कल्चर के वीडियो में करेंगे। आइए अब देखते हैं शेर शाह सूरी और सूर एम्पायर के बारे में, जिसने दिल्ली पर 1540 से 1555 तक रूल किया। शेर शाह एंड द सूर एम्पायर।
दोस्तों, शेरशाह की अर्ली लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। उनका ओरिजिनल नाम फरीद था और उनके फादर जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। इब्राहिम लोदी की डेथ और अफगान अफेयर्स में कंफ्यूजन के बाद शेर शाह सबसे इंपॉर्टेंट अफगान सरदार के रूप में उभर कर आए। उनको शेर खान का टाइटल उनके पेट्रन्स ने दिया, एक टाइगर को मारने के कारण। जल्द ही वो बिहार के रूलर के राइट हैंड बनकर इमर्ज हुए और ये सब बाबर की डेथ के पहले की बात है। रूलर के तौर पर हुमायूं को हराकर शेर शाह मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इतने बड़े किंगडम के रूलर बने। उनका किंगडम बंगाल से इंडस तक फैला हुआ था, एक्सक्लूडिंग कश्मीर। वेस्ट में शेर शाह ने 1542 में मालवा को कॉन्कर किया और 1543 में ऑलमोस्ट एंटायर राजस्थान को। मालवा इस दौरान एक वीक स्टेट में था और किसी भी तरह का ऑपोजिशन देने की कंडीशन में नहीं था। मालवा कैंपेन के दौरान ही एक ऐसा एपिसोड हुआ जिसको शेर शाह की मेमोरी पर एक ब्लॉट कहा जाता है। चंदेरी के राजा पूरनमल ने सेफ कॉन्डक्ट की प्रॉमिस पर अपने फोर्ट को छोड़ा, लेकिन उनको और उनकी 1000 राजपूत की पार्टी को और उनकी फैमिली को फोर्ट के बाहर मरवा दिया गया। राजस्थान में सिचुएशन कुछ अलग थी। मारवाड़ के राजा मालदेव ने 1532 में गद्दी संभाली। उन्होंने वेस्ट और नॉर्थ राजस्थान को कॉन्कर कर लिया था। शेर शाह और हुमायूं की कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उन्होंने अपनी टेरिटरी को फर्दर एक्सपैंड कर लिया था। जैसलमेर के भाटीज की मदद से उन्होंने अजमेर को भी कॉन्कर कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने बीकानेर को भी कॉन्कर कर लिया था। राजस्थान में उनकी लगातार बढ़ती पावर दिल्ली और आगरा के रूलर के लिए थ्रेट था। दोनों के बीच की टसल ईस्टर्न राजस्थान के लिए थी, जो कि एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। 1544 में राजपूत और अफगान फोर्सेस का क्लैश समेल में हुआ। आर्टिलरी की एब्सेंस और कुछ इंटरनल फ्यूड्स के चलते मालदेव ने अपनी मोस्ट ऑफ द आर्मी को जोधपुर की तरफ विड्रॉ कर लिया। कुछ राजपूत सरदार्स ने रिट्रीट करने से मना कर दिया और सिर्फ 10,000 की फोर्स के साथ शेर शाह पर अटैक कर दिया। सुपीरियर नंबर्स और अफगान गनफायर के चलते राजपूत की डिफीट हुई। इस बैटल ने राजस्थान के फेट को सील कर दिया। शेर शाह ने अब अजमेर और जोधपुर को कॉन्कर कर लिया। शेर शाह ने अब मेवाड़ की तरफ रुख किया। वहां के राणा डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं थे और इजीली चित्तौड़ को सरेंडर कर दिया। इस तरह 10 महीनों के ब्रीफ पीरियड में शेर शाह ने ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान को ओवररन कर दिया। शेर शाह की लास्ट कैंपेन कलिंजर फोर्ट के अगेंस्ट थी, जिसको बुंदेलखंड को कैप्चर करने के लिए किया था। पर इसी दौरान 1545 में उनकी डेथ हो गई। शेर शाह को उनके दूसरे बेटे इस्लाम शाह ने सक्सीड किया, जिन्होंने 1553 तक रूल किया। अपने रूल में वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ब्रदर्स के रिबेलियन से ही लड़ते रहे। अफगान्स के बीच ट्राइबल फ्यूड्स भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी और मुगल इन्वेजन के डर से वो अपना एम्पायर फर्दर एक्सपैंड नहीं कर पाए। यंग एज में उनकी डेथ से उनके सक्सेसर्स के बीच सिविल वॉर छिड़ गया। इससे हुमायूं को अपॉर्चुनिटी मिली, जो वो काफी समय से ढूंढ रहा था, अपना एम्पायर रिकवर करने के लिए। 1555 में हुई 2 बैटल्स में हुमायूं ने अफगान्स को डिफीट किया और दिल्ली और आगरा को रिकवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शेर शाह के कंट्रीब्यूशन के बारे में। कंट्रीब्यूशन ऑफ शेर शाह। सूर एम्पायर को कई मायनों में दिल्ली सल्तनत का कंटिन्यूएशन और कल्मिनेशन कहा जा सकता है। पूरे एम्पायर में लॉ एंड ऑर्डर का रीएस्टैब्लिशमेंट शेर शाह का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। रॉबर्स एंड डेकॉइट से स्टर्नली डील किया जाता था और उन जमींदार से भी जो लैंड रेवेन्यू देने से रिफ्यूज कर देते थे। शेर शाह ने ट्रेड एंड कॉमर्स और कम्युनिकेशंस के इंप्रूवमेंट पर ग्रेट अटेंशन दिया। शेर शाह ने ओल्ड इंपीरियल रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड को रिस्टोर किया, जो रिवर इंडस से लेकर बंगाल के सोनार गांव तक थी। उन्होंने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ के बीच भी रोड्स बनवाई, जो गुजरात सी पोर्ट्स को लिंक करती थी। तीसरी रोड उन्होंने लाहौर से मुल्तान के लिए बनाई। हर 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर शेर शाह ने वेस्ट और सेंट्रल एशिया के ट्रैवलर्स के लिए सरायज बनवाई, जो एक तरह के फोर्टिफाइड लॉज थे। सभी सराय का एक कस्टोडियन था, जिसे शाहना कहते थे। उनके बनाए हुए करीब 1700 सरायज आज भी हमें देखने को मिलते हैं। ये रोड्स और सरायज को एम्पायर की आर्टरीज बोला जाता था। अपने एम्पायर की खबर रखने के लिए भी सरायज का इस्तेमाल डाक चौकी यानी न्यूज सर्विस की तरह किया जाता था। शेर शाह के एम्पायर में सिर्फ 2 जगह कस्टम्स ड्यूटी पे की जाती थी,
बंगाल और बिहार के बॉर्डर की एक जगह सिकरी गली और दूसरा इंडस रिवर। इनके अलावा कहीं भी कस्टम्स लेना अलाउड नहीं था। शेर शाह ने अपने गवर्नर्स और आमिल्स को मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स को अच्छी तरह ट्रीट करने के डायरेक्शंस दिए थे। शेर शाह ने कुछ करेंसी रिफॉर्म्स भी किए। उन्होंने गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के फाइन कॉइन्स बनवाए जो कि पहले मिक्स्ड मेटल के हुआ करते थे। उनके द्वारा बनाए सिल्वर रुपी लंबे समय तक स्टैंडर्ड कॉइन की तरह यूज होते रहे। उन्होंने स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर को भी फिक्स करने की कोशिश की, जिससे ट्रेड एंड कॉमर्स को अच्छा फायदा हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ खास बदलाव नहीं लाए गए। कई विलेजेस को मिलाकर परगना कहते थे। उसके इंचार्ज को शिकदार कहते थे। मुंसिफ और आमिल लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। परगना के ऊपर शिक और सरकार था, जो शिकदर शिकदरान और मुंसिफ मुंसिफान के अंडर में था। कई सरकार्स मिलकर प्रोविंस बनाते थे। शेर शाह ने सल्तनत पीरियड से चली आ रही सेंट्रल मशीनरी को कंटिन्यू रखा। शेर शाह के एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन से एम्पायर वीक हो गया था, जो उनकी डेथ के बाद सामने आया। शेर शाह ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर खास ध्यान दिया। लैंड का प्रोड्यूस अब गेस वर्क पर बेस्ड नहीं था। अब सोन लैंड को मेजरमेंट करना जरूरी था। एक क्रॉप रेट यानी रे बनाया गया और स्टेट के शेयर को डिसाइड किया गया। स्टेट का शेयर प्रोड्यूस का 1/3 था। कैश और काइंड दोनों ही एक्सेप्ट किए जाते थे। एरिया सोन, टाइप ऑफ क्रॉप कल्टीवेटेड और सभी पेजेंट्स के द्वारा पे किए जाने वाला अमाउंट एक पेपर पर लिखा जाता था, जिसे पत्ता कहते थे। फैमिन्स और अदर नेचुरल कैलामिटीज के लिए सेस लिया जाता था। आर्मी पर भी उन्होंने खास ध्यान दिया। सोल्जर्स को डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता था, उनका कैरेक्टर वेरीफाई करके। हर सोल्जर का एक डिस्क्रिप्टिव रोल रिकॉर्ड किया जाता था, जिसको चेहरा कहते थे। हॉर्सेस को इंपीरियल साइन से ब्रांड किया जाता था, जिससे इंफीरियर हॉर्सेस न लाए जा सके। शेर शाह ने जस्टिस पर भी कंसिडरेबल एम्फेसिस दिया। उनके रूल में विलेज पंचायत और जमींदार्स लोकल लेवल पर सिविल और क्रिमिनल केसेस से डील करते थे। उनके सन इस्लाम शाह ने एक बिग स्टेप लिया। इस्लाम शाह ने लॉज को कोडिफाई किया, जिससे इस्लामिक लॉ सिर्फ कुछ लोगों के इंटरप्रिटेशन से दूर रखा जा सके। इस्लाम शाह ने नोबल्स की पावर और प्रिविलेजेस को कर्ब करने की भी कोशिश की। इस पर कोई शक नहीं कि शेर शाह एक रिमार्केबल फिगर थे। वो एक ग्रेट बिल्डर थे। खुद के लिए बनाया हुआ सासाराम का उनका टूम न्यू स्टाइल के आर्किटेक्चर की शुरुआत थी। यमुना के बैंक पर उन्होंने एक सिटी बनाई। पुराना किला बस इसका सोल सर्वाइवर है। शेर शाह के रेन में ही मलिक मोहम्मद जायसी का फेमस हिंदी वर्क पद्मावत लिखा गया। शेर शाह ने लेकिन कोई नई लिबरल पॉलिसी की शुरुआत नहीं की। जैसे जिजिया उनके रूल में हिंदू से लिया जाता रहा और उनकी नोबिलिटी ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली अफगान से ली जाती थी। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन तो दोस्तों, ये थी कहानी बाबर के सक्सेसर हुमायूं और उनके रूल की। हमने देखा कि किस तरह हुमायूं ने बाबर की डेथ के बाद एक बिखरे हुए एम्पायर को कंसोलिडेट किया। हुमायूं ने अपने एम्पायर को एक्सपैंड भी किया, लेकिन हुमायूं को अपने ब्रदर्स से रिबेलियन फेस करने पड़े और कुछ गलतियों के चलते शेर शाह ने माइटी मुगल्स को डिफीट किया। हुमायूं को डिफीट करके शेर शाह ने सूर एम्पायर को सेटअप किया, जो कुछ समय के लिए ही दिल्ली पर रूल कर पाए। सिविल वॉर के चलते सूर एम्पायर भी डिस्ट्रॉय हो गया, जिसका फायदा उठाकर हुमायूं ने फिर से दिल्ली को रिकवर कर लिया। बाबर, हुमायूं और शेर शाह का रूल एक नई शुरुआत जरूर थी, लेकिन इनके रूल में सोसाइटी में कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं आए थे, क्योंकि ये सभी एम्परर्स मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन में ही लगे रहे। हुमायूं के सक्सेसर हुए ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर अकबर, जिनके आने के बाद ही सोसाइटी का फंडामेंटल कैरेक्टर चेंज हुआ। अकबर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अकबर, पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड इकोनॉमी। दोस्तों, बाबर और हुमायूं के बाद अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक बने इन 1556। अकबर ने अप्रॉक्सीमेटली 50 साल के राज में अपने मिलिट्री जीनियस और इंक्लूसिव पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तानी आवाम के बीच एक खास जगह बना ली थी। दोस्तों, ये कहानी है उनके अकबर से अकबर द ग्रेट बनने की। इस वीडियो में हम अकबर की पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजपूत पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री से।
पॉलिटिकल हिस्ट्री। साल है 1540 का। अकबर के पिता हुमायूं बैटल ऑफ चौसा इन 1539 और बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540 में अफगान शासक शेर शाह सूरी से हार जाते हैं। जान बचाने के लिए हुमायूं वेस्ट की तरफ सिंध भाग जाते हैं। इसी बीच उनकी शादी पर्शिया की हामिदा बानू बेगम से हो जाती है। इस मुश्किल समय में सिंध में अमरकोट के लोकल राजपूत रूलर राणा प्रसाद उनको शरण देते हैं। इसी अमरकोट के किले में 1542 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म होता है। सेक्युलर परिवेश में जन्म लेना आगे चलकर उनकी राजपूत पॉलिसी और रिलीजियस पॉलिसी में अहम रोल निभाते हैं। इसके बाद काबुल में उनके चाचा कामरान मिर्जा के यहाँ वे बड़े होते हैं। यहाँ वे हंटिंग, रनिंग, फाइटिंग में ट्रेनिंग लेते हैं। अकबर की किताबों में भी बहुत दिलचस्पी थी, पर उन्हें अक्सर पढ़ने में खासी दिक्कत आती थी। कई ट्यूटर्स ने उन्हें सिखाने की कोशिश की, पर वे रीडिंग और राइटिंग सीख नहीं पाए। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वे डिसलेक्सिया के शिकार थे, जिस कारण उन्हें अल्फाबेट्स पढ़ने में परेशानी होती होगी। इस कमी को दूर करने के लिए अकबर हर शाम को दूसरों से खूब सारी किताबें पढ़वाकर उनसे सीखते थे। इससे उनका इमोशनल और रैशनल माइंड दोनों बैलेंस्ड रूप से डेवलप हुआ। लगभग 9 साल की उम्र में अकबर के दूसरे चाचा हिंडाल मिर्जा के मरने पर हुमायूं अकबर को गजनी का वाइसरॉय बना देते हैं और उनकी पहली शादी हिंडाल मिर्जा की बेटी रुकैया बेगम से हो जाती है। इसी दौरान हुमायूं शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह के मरने के बाद दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं, पर सूरी वंश के शासक आदिल शाह सूरी हार नहीं मानते हैं। वे अपने हिंदू मिलिट्री कमांडर हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू को हुमायूं को हराने का हुक्म देते हैं। हेमू बहुत एबल और एफिशिएंट कमांडर थे। वो हुमायूं के सारे गवर्नर्स को एक के बाद एक हराते जा रहे थे। दिल्ली और आगरा के गवर्नर्स तो उनका नाम सुनकर भाग खड़े हुए थे, पर फाइनल बैटल होने से पहले ही अनफॉर्चुनेटली हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर मर जाते हैं। अकबर तब सिर्फ 14 साल के थे। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान अकबर के गार्डियन, रीजेंट और चीफ मेंटोर का रोल निभाते हैं। बैरम खान बाबर के टाइम से ही मुगल मिलिट्री में सर्व कर रहे थे। किसी प्रकार का रिबेलियन न हो जाए, इसीलिए बैरम खान अकबर के कोरोनेशन तक हुमायूं की डेथ को सभी से छुपा लेते हैं। फरवरी 1556 में अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। फिर शुरू होता है 1556 का सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि फर्स्ट बैटल के 30 साल बाद होता है। मुगल सेना हारने ही वाली होती है कि एक तीर हेमू की आंख में लग जाता है और वो बेहोश होकर हाथी से नीचे गिर जाते हैं, और इस तरह अकबर लकीली सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जीत जाते हैं। अगले 4-5 साल तक बैरम खान ही उनके बिहाफ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, पर धीरे धीरे अकबर को बैरम खान बहुत अथॉरिटेरियन लगने लगते हैं और दरबार में बहुत पॉलिटिक्स भी होने लगती है। इससे निपटने के लिए वे 1560 में बैरम खान को उनकी पोजीशन से हटाकर हज पर भेज देते हैं, परंतु रास्ते में अफगान दुश्मन बैरम खान का सर कलम कर देते हैं। बैरम खान को हटाने के बाद अकबर का पूरा फोकस एक्सपेंशन पर आ जाता है। आइए जानते हैं अकबर के कॉन्क्वेस्ट्स के बारे में। अकबर्स कॉन्क्वेस्ट्स। अकबर अच्छी तरह से जानते थे कि यदि उनके एम्पायर को एक्सपैंड करना है तो उन्हें ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाना होगा। इसके लिए गुजरात और बंगाल के सी पोर्ट्स, सूरत जैसे टेक्सटाइल ट्रेडिंग सेंटर्स पर कब्जा करना बहुत जरूरी था। बैरम खान के जाने के 2 साल बाद तक वे अपनी सौतेली माँ महम आंगा और सौतेले भाई आधम खान पर बहुत भरोसा करते थे। इस कारण 1560 से 1562 के शासन को पेटीकोट गवर्नमेंट भी बोला जाता है। इस पीरियड में दिल्ली और गुजरात के बीच का कांटा मालवा को हराने के लिए वे आधम खान को भेजते हैं। आधम खान मालवा के शासक बाज बहादुर को तो हरा देते हैं, पर खुद बगावत कर देता है। इतना ही नहीं, आगे चलकर उन्हें अपने दूसरे सौतेले भाई और काबुल का रूलर मिर्जा हाकिम के रिबेलियन का भी सामना करना पड़ता है। इससे अकबर को बहुत बड़ी सीख मिलती है। आगे रिबेलियंस न हो, इसलिए वो डिप्लोमेसी, मैट्रिमोनियल अलायंस और लड़ाई तीनों का स्ट्रेटेजिक यूज करने लगते हैं। सबसे पहले वे घोषणा करते हैं कि वे हिंदुस्तान को अपना परमानेंट घर बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे कुछ राजपूत रूलर से हाथ मिलाते हैं, उनकी प्रिंसेसेस से शादी करते हैं, उन्हें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पोजीशंस देते हैं। नतीजा ये होता है कि कई राजपूत रूलर